हेलो दोस्तों, हमारे इस मन्नू एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। छब्बीस सौ वर्ष पहले दार्शनिक थेल्स जो कि एक वैज्ञानिक थे, अंबर नामक पदार्थ को बताया दार्शनिक थेल्स ने। और इन्होंने यूनानी भाषा में अंबर को यूनानी भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा। सन 1600 ईस्वी में वैज्ञानिक गिलबर्ट ने इस इलेक्ट्रॉन का नाम वैद्युत तथा विद्युत रखा। ये तो हो गई बात हमारी इंट्रोडक्शन की, मतलब कि इसमें बेस है कि इसमें कौन कब क्या कैसे हुआ, इसमें बता दिया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि वैद्युत आवेश क्या है। अब बात आती है वैद्युत आवेश की। तो वैद्युत आवेश जो है, जैसे कि हमने मान लिया कि ये वस्तु रखी है, इसमें प्लस चार्ज मतलब कि इसमें आवेश है। अगर ये जाहिर सी बात, अगर इसमें आवेश है तो इसमें बल जरूर लगेगा। यानी कि वैद्युत आवेश जो है एक ऐसा गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती हैं, वैद्युत आवेश कहलाती है। मतलब कि जब इसमें कोई भी वस्तु हो, अगर वो आवेशित वस्तु है तो वो वैद्युत बल 100% आरोपित करेगी, मतलब कि वैद्युत बल उसमें लगेगा ही लगेगा। अब आपको बताते हैं कैसे बल लगता है। तो हम जानते हैं कि आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आकर्षित, नंबर दो है प्रतिकर्षित। वस्तुएं। नंबर एक आकर्षित कब होता है? यदि एक वस्तु पर धन चार्ज हो और दूसरी वस्तु पर ऋण चार्ज हो तो ये आपस में मिल जाएंगे। और जैसे कि प्रोटॉन पर तो धन चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है, तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएंगे। अब प्रतिकर्षित की अब बात आती है प्रतिकर्षित। जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया है कि अगर दोनों पर सेम चार्ज रहेगा तो वे एक दूसरे से दूर हटेंगे। प्रतिकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे से दूर हटेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपको भी मैंने बता दिया है। इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे कि प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है, ये एक दूसरे से दूर हटेंगी, प्रोटॉन हो गया। और कोई भी मतलब जैसे कोई भी अगर दोनों पर एक ही चार्ज है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से दूर हटेंगी। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। तो आप अब इसी का इंट्रोडक्शन और वैद्युत आवेश क्या है और वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इससे आगे बढ़ने के लिए अब हमको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बेस की ज़रूरत है। जैसे कि हमको अब पता नहीं है कि परमाणु क्या है, तो अब हम आपको बता रहे हैं परमाणु क्या है। जैसे कि परमाणु हम जानते हैं कि परमाणु जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु जो है ये छोटे छोटे कण हैं, बहुत से छोटे छोटे कण हैं। ये कण जो है एक परमाणु बना हुआ है, ये परमाणु का गोला है। ये छोटे छोटे कण हैं और छोटे छोटे कण होते कौन हैं? छोटे छोटे कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ये परमाणु में होते हैं। अब आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है, प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है,
न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, यानी कि शून्य होता है। अब हम जानते हैं परमाणु के मूल कणों के द्रव्यमान व आवेश। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो है आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है -a होता है ये, और इसका द्रव्यमान जो होता है 9.1093 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इसका होता है। और प्रोटॉन पर जो होता है, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश जो होता है प्लस होता है, तो इसका मान होता है 1.6726 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इसको हम दोनों को, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम लिख सकते हैं, और प्रोटॉन को जो है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम हम न्यूमेरिकल में लिखते समय, न्यूमेरिकल हल करते समय हम लिखते हैं। और न्यूट्रॉन पर जो होता है, न्यूट्रॉन तो होता है ये उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका मान होता है 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसको हम लिख सकते हैं। अब हम इसके बाद में जानते हैं कि घर्षण द्वारा किस पर धनावेशित आता है और किस पर ऋणावेशित आता है। यदि हम कांच की छड़ को, जैसे कि ये कांच की छड़ को रेशम के कपड़े, मतलब ये धागा है, अगर हम इससे इसको रगड़ते हैं तो रेशम पर, ये रेशम है, रेशम पर जो है ऋणावेशित चार्ज आ जाता है, और ये जो कांच का छड़ है इस पर धनावेशित चार्ज आ जाता है। और उदाहरण और एग्जांपल में देते हैं, हम तुमको दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे ऊनी कपड़े को आप देखे होंगे शायद, ऊनी जैसे इनर आप पहनते हैं, तो ऊनी कपड़ों को, जैसे कि हम ये ऊनी कपड़ा हो गया, ये कपड़ा मान लेते हैं, कोई बात नहीं, ऊनी कपड़ा हो गया, ये रबड़ हमने मान लिया। अगर रबड़ हो या प्लास्टिक हो, या अगर हमारे शरीर में भी अगर उसको थोड़ा सा रगड़ देते हैं तो अपनी और जो बाल होती है शरीर में उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो वो जो ऊनी कपड़ा होता है ये धनावेशित होता है, और जो हमारे जो छोटे बाल हो गए, रबड़ हो गए, प्लास्टिक हो गए, ये सब जो हैं ऋणावेशित होते हैं। आमतौर पर तो सभी लोग ये उदाहरण देखे होंगे। तीसरा नंबर, जैसे सूखे बाल हैं, सूखे बाल को अगर हम कंघा से बाल को झालते हैं कंघा से, तो कंघा पर जो होता है ऋणावेशित हो जाता है, और सूखे बाल जो हैं धनावेशित हो जाता है। ये घर्षण द्वारा, मतलब कि सूखे बाल पर कंघा जब रगड़ा जाता है तो कंघा जो है, कंघा तो जो ऋणावेशित हो जाता है, और सूखे बाल जो है धनावेशित हो जाता है। अब बात आती है कि आवेश का संसूचन कैसे करें। आवेश का संसूचन आवेश का संसूचन कैसे करें, यानी कि डिडक्शन ऑफ चार्ज। आवेश का संसूचन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 है चालन द्वारा कर सकते हैं, और नंबर 2 प्रेरण द्वारा कर सकते हैं। नंबर 1 चालन द्वारा, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे, इस वाले चित्र में, कि इसमें चालन द्वारा दिखाया गया है। चालन द्वारा में क्या होता है कि एक पत्ती लगी होती है, ये देखो पत्ती लगी हुई है, और ये जो है आवेशित वस्तु है कोई भी, तो इस क्षण को, आवेशित क्षण है, इस क्षण को इसमें हम स्पर्श कराते हैं, इसमें स्पर्श कराते हैं तो इस पूरे चकती में, पूरे जो ये जो छड़ी हुए इसमें धनावेशित उत्पन्न हो जाती है। तो अभी आपको हमने बताया है कि अगर दोनों पर चार्ज सेम है तो वो एक दूसरे से बाहर हटती है। ये देखिए, एक दूसरे, ये पत्ती इधर की ओर जा रही है, ये पत्ती इधर की ओर जा रही है। ये चालन द्वारा हो गया है, मतलब किस पे आवेशित, धनावेशित है, तो यहाँ पर धनावेशित पूरे में चार्ज हो गया है, ये चालन द्वारा हो गया। अब हम बताएंगे प्रेरण द्वारा। ये देखो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा में क्या होता है, उसी प्रकार ये पत्तियाँ लगी होती हैं, पत्ती लगी हुई है, और इस प्रेरण में सिर्फ होता क्या है कि इसको स्पर्श नहीं कराया जाता है। ये जो होता है धन चार्ज है, लेकिन इस पर जो है पत्ती पर देखिए यहाँ पर ऋण चार्ज उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर ऋण चार्ज होता है उत्पन्न, और इसके अंदर जब आता है
तो ये दोनों पत्तियों पर देखो धन चार्ज हो जाता है, ये भी एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। इस प्रकार हम आवेश का संसूचन करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कूलॉम लॉ। कूलॉम लॉ यानी कि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कूलॉम लॉ। इसमें होता क्या है कि दो आवेश होते हैं, वो भी स्थिर होते हैं। ये सॉरी इसमें दो आवेश होते हैं, एक ये आवेश है और एक ये आवेश है। ये Q1 है, ये Q2 है। ये एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं, r मीटर दूरी पर स्थित हैं। और इसमें बताया गया है, अब नियम क्या है कि ये दोनों स्थिर आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको लिखिए मत आप लोग, हम इसको आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, ऑप्शन ऑफ द फर्स्ट। और दूसरा क्या है कि Q1 आवेश और Q2 आवेश के बीच की दूरी r है। अब इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल 1/r²। इसको ऑप्शन ऑफ द सेकंड मान लीजिए। अब समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और दो से लिखते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। इसको हम लिख सकते हैं। तो यदि इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, इसे के लिखो, या फिर कूलॉम का कांस्टेंट है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। इसका मान है आपको ऊपर बता दे, इसका मान है 1/4πε0 का मान है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ये जो है हमारा कूलॉम का नियम कहलाता है। आप इसको मत लिखिएगा, आपको मैं एकदम स्पष्ट तरीके से दिखा रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला जान लेते हैं, जो कि आपको आगे न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगी। थोड़े हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिजिक्स में बहुत यूज होने वाले हैं। ये कंपटीशन में भी यूज होंगे, आपके इस बोर्ड एग्ज़ाम में भी यूज होंगे, और न्यूमेरिकल को हल करने में यूज होंगे। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन का द्रव्यमान, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण का द्रव्यमान, और 1/4πε0 का मान, विनिर्वात में विद्युतशीलता का मान जिसे ε0 कहते हैं, और सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं इसका मान, और इसे गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं इसका मान। आपको देखिए इस स्क्रीन पर सब दिखाई दे रहा होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इसको। अब आपको इसके बाद हम बताएंगे विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र क्या है? क्वेश्चन मैंने लगा दिया। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर, मतलब कि कोई भी आवेश है, ये आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, जितना क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर इसके प्रभाव का अनुभव हो। जहाँ भी देखो कि आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि कोई भी आवेश हो, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर उसके
वैद्युत प्रभाव का अनुभव प्राप्त हो। मतलब जैसे कि ये आवेश है, इसके चारों ओर इतना क्षेत्र है मान लिया, यहाँ पर उसका वैद्युत प्रभाव यहाँ तक उसका जाता है, तो यहाँ पर उसका वैद्युत क्षेत्र हो, यहाँ इसी इतने क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? अभी हमने आपको बताया है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र मतलब ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर स्थित, कोई भी बिंदु पर स्थित एकांक धन, मतलब ये किसी भी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश को Q0 प्रदर्शित करते हैं, तो स्थित है उस पर जो बल कार्य करेगा, इस वैद्युत क्षेत्र तो है ही है, इस पर जो बल कार्य करेगा, इस पर जो बल कार्य करेगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यानी कि E बराबर F बाई Q0। Q0 को क्या कहते हैं? धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश मतलब कि Q0 की धन परीक्षण आवेश होता क्या है? अब आपको धन परीक्षण आवेश बताएं, जिसका कोई भी क्षेत्र नहीं होता। धन परीक्षण मतलब कोई भी क्षेत्र ना हो, उसका कोई भी कुछ भी नहीं हो, ये सब क्षेत्र ना हो, उसे धन परीक्षण आवेश कहते हैं। अब आपको हम कुछ डेरिवेशन कराएंगे, जैसे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो हम इसको आपको थोड़ा सा हम रचना ना लिख करके आपको इसमें जो डेरिवेशन कराने जा रहे हैं, रचना नहीं लिखेंगे, डेरिवेशन आपको अच्छे समझा देंगे, बाद में आपको स्क्रीनशॉट दे दिया जाएगा डेरिवेशन का। हम मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश, ये यहाँ से प्लस क्यू आवेश जो है बिंदु ए पर स्थित है, ये ए है। प्लस क्यू आवेश जो है बिंदु ए पर स्थित है और प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न इस ए बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार और कूलाम का नियम होता क्या? अभी आपको मैंने बता चुका, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q0 अपान R²। और इस Q वाले जीरो को, मतलब ये धन परीक्षण आवेश है, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में हो जाए, तो F बाई Q0 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 बाई R²। तो F बाई Q0 का मान होता है, वैद्युत क्षेत्र। अभी हमने आपको बताया है, अभी इसी के थोड़ा जस्ट पहले E बराबर F बाई क्यू होता है, तो यहाँ पर F बाई क्यू की जगह हम E लिख सकते हैं। तो E बराबर 1/4πε0 इंटू R²। ये वैद्युत क्षेत्र E है क्या? वैद्युत क्षेत्र जो है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये E जो है, इसी को हमको ज्ञात करना था। इसको तो हमने आपको समझाया है, अब आप थोड़ा सा अच्छी तरीके ढंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपको हम बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और वैद्युत द्विध्रुव घूर्ण क्या है, इसमें आपको बताएंगे। वैद्युत द्विध्रुव है क्या? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर, एक ये और एक ये, दो बराबर
एवं विपरीत प्रकार के, यानी कि इसमें प्लस चार्ज हो तो इसमें ऋण चार्ज हो, आवेश हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। मतलब कि ये अल्प दूरी को यहाँ पर 2l से प्रदर्शित करते हैं ये। अब इसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, यानी कि दो बराबर आवेश, ये देखो बराबर हैं, दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये भी वही है, प्लस क्यों इधर है, यहाँ पर माइनस क्यों है, ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, ये तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया। और इसमें होता क्या है, दोनों आवेशों को, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। ये देखो हम लिख दे रहे हैं बाहर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। और इन दोनों में से किसी एक का और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि P, इसको P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर इन दोनों में से किसी एक का, और मान लो प्लस क्यों ले लिया हमने, किसी एक को और इनके दोनों के बीच की दूरी को, गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे कि ये प्लस क्यों, हमने ये क्यों लिया और ये 2l मीटर है इंटू 2l, तो इसको हम P बराबर 2ql लिख सकते हैं। यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है, कूलाम मीटर। ये थ्योरिकल है, आप थोड़ा सा इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसमें तो हम बता नहीं सकते हैं, अब हम इसमें थ्योरी तो बता नहीं सकते, थ्योरी बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, 3-4 घंटे का जाएगा, इसलिए हम थ्योरी बगल में लिख लेते हैं और आपको कॉन्सेप्ट और बेस क्लियर करा करके आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आपको बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे हम। आइए हम आपको अच्छी तरीके से एकदम फुल बेस के साथ आपको बताते हैं। आपको थोड़ा सा रचना पढ़ के सुना दे रहा हूँ। देखो AB, एक ये A है और एक ये थोड़ी दूर पर स्थित एक B है, ऐसे परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हैं जिसका परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक तो आप लोग समझते ही होंगे। और ये इस पर जो चार्ज है प्लस चार्ज है और इस पर जो चार्ज है इस पर माइनस चार्ज है। इसका मध्य बिंदु O है, का मध्य बिंदु O है। ये जो है L मीटर है, ये L मीटर है, ये पूरा 2l मीटर, यानी कि ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। अब बिंदु O से, इस बिंदु से r मीटर की दूरी पर स्थित, यहाँ से r मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। इसी तरह हमको सभी में लिखना है, क्योंकि रचना लिखने से हमारे नंबर बढ़ जाते हैं। रचना लिखोगे तो आपको एग्जामिनर समझेगा कि बहुत अच्छा क्वालिटी से लिखा है। अगर आप इसी को केवल कर देंगे तो आपको एग्जामिनर जो है फुल नंबर आपको नहीं देगा, वह 2, जैसे यार 5 नंबर में आया तो आपको 2 नंबर ही देगा। अगर इसको जो अभी हमने बताया है, अभी आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे, अभी जो हमने रचना बताया है इसी को अगर आप लिख कर आप इस डेरिवेशन को पूरा करते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। आपकी राइटिंग पर डिपेंड नहीं करेगा आपको, क्योंकि अच्छी तरीके से लिखना आता हो बस। तो यहाँ से ये जो है r मीटर की दूरी पर स्थित है, ये जो है r मीटर की दूरी पर स्थित है। अब जाहिर सी बात है ये जो है ये यहाँ से r माइनस l, ये यहाँ से दूरी इसका r माइनस l है, और यहाँ से इसकी दूरी
इसकी आर प्लस एल है, आर प्लस एल है। तो ये जो है ऋण चार्ज है, ये धन चार्ज है, तो वैद्युत ध्रुव हो गया, आपको पता ही होगा, अभी हमने बताया है। अब आपको लिखना होगा, थोड़ा सा फिर रचना करना होगा। नंबर फर्स्ट है, जैसे लिख दिया जाएगा कि बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमको अभी 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 आपको स्क्रीनशॉट दे दिया जाएगा। अब हम आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ। E1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1/R+L का होल स्क्वायर। ये कैसा है? ये धन आवेश के कारण, ये धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो क्षेत्र की तीव्रता है धन। अच्छा, इसको ऑप्शन ऑफ द फर्स्ट मान लीजिएगा। अब आपको नंबर 2 में लिखना होगा बिंदु बी पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि हम नंबर 2 लिखने जा रहे हैं। अब E2, इसको E2 लिख दीजिएगा, बराबर का 1/4πε0 इंटू Q/R-L का होल स्क्वायर। अब आप पूछिएगा कि यहाँ पर R+L, यहाँ पर R-L कैसे आया? इसलिए क्योंकि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R², ये होता है R²। यहाँ पर R की जगह पर R+L है और R-L है, और ये होल स्क्वायर जो है, ये होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब आपको इसके बाद, इस स्टेप के बाद आपको लिखना होगा कि परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता मतलब पूरा तीव्रता E बराबर, आपको दूसरे से पहला घटाना होगा E2 माइनस E1। अब E2 का मान कितना है? 1/4πε0 इंटू Q/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1 और Q1 E1 का मान, सॉरी E1 का मान है 1/4πε0 इंटू Q/R+L का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसमें 1/4πε0 Q/4πε0 को हम कॉमन ले सकते हैं। 4πε0 को कॉमन ले लिया, 1 इसमें बचा क्या? 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस का 1/R+L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हर बराबर नहीं है, इसको हम त्रियक गुणा करेंगे, तो त्रियक गुणा करते हैं, तो इसको उसी प्रकार लिखा रहने देंगे। Q बराबर 4πε0, E बराबर Q/4πε0, इसको उसी तरह लिखा रहने देंगे, इसको त्रियक गुणा कर देंगे। यहाँ पर जाएगा R+L का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा रहेगा, यहाँ पर R-L का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं R² माइनस L² का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। इससे गुणा होगा तो यही आएगा, तो इसको हम उसी प्रकार अभी लिखा रहने देंगे। E बराबर Q/4πε0। अब यहाँ पर हम A+B का सूत्र लगाएंगे, R² + L² + 2RL। यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे। R² + L² माइनस का 2RL होता है, ये हो गया। और यहाँ पर R² माइनस का L² का होल स्क्वायर लिखा रहने देंगे। और यहाँ पर E बराबर जो है, E बराबर Q/4πε0। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं R² + L² + 2RL माइनस का, यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, R², ये भी माइनस में हो जाएगा, L² ये माइनस में, ये प्लस हो जाएगा, 2RL। यहाँ पर बाई का R² माइनस L² का होल स्क्वायर। तो अब E बराबर है, उसी प्रकार इसको Q/4πε0 को लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पर प्लस माइनस से कट जाता है, R² से R² कट गया और L² से L² कट गया। यहाँ पर बचा कितना? 4RL, दोनों जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 4RL बचा है।
तो आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपको बचा। तो यहाँ पर हम फोर आर ओल, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 गुणे 2 आर एल लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 QL, क्योंकि मल्टीप्लाई में किसी के साथ भी गुणा कर सकते हैं हम। ई बराबर इसको अलग कर लेते हैं हम, इसको 2QL बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2QL ये आपको हमने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P बराबर 2QL होता है, ये सूत्र ही है। तो एक तरफ से आप समझ लीजिए, तो E बराबर 2QL का मान है P बाई 4 पाई इंटू 2R/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि ये जो R है ये L से बहुत बड़ा है, यानी कि R इज ग्रेटर देन L। इसलिए हम L को छोड़ने पर, ये छोटा है इसलिए मतलब इसका कोई भी मान नहीं है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, ये एल स्क्वायर को हम छोड़ने पर। तो हम ई बराबर P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R/r स्क्वायर की पावर स्क्वायर, मतलब कि ये जो है ये एल स्क्वायर जो है मान ही नहीं, मतलब कि इसको शून्य मान लीजिए आप एक तरफ से समझने के लिए। तो ई बराबर P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R की पावर 4, यहाँ से एक R से यहाँ पर एक R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर R³ बचेगा, मतलब ये R एक कैंसिल हो जाएगा तो R³ बचेगा यहाँ पर। तो E बराबर P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2/r³। तो इसको हम लिख सकते हैं सरल करने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/r³। यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आप जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बहुत लंबा है। थोड़ा सा गलतियाँ हो गई यहाँ पर, थोड़ा सा सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, ये थोड़ा सा गलतियाँ हो गई है, जल्दी से ले लीजिएगा। यही हमारा व्यंजक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अच्छी स्थिति में। अब मैं आपको बताऊंगा वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अब आपको मैं फिगर द्वारा समझाऊंगा कि वैद्युत तीव्रता क्या होती है निरक्षीय रेखा में। देखो यहाँ एक बिंदु ए है जिस पर चार्ज -Q है, यहाँ से अल्प दूरी पर स्थित एक बिंदु बी है जिस पर धन चार्ज है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव होता है कि एक पर मतलब दोनों आवेश विपरीत प्रकार के होते हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इनका मध्य बिंदु जो है O है। यहाँ से एक लंबवत रेखा P दूरी पर एक बिंदु P पर जो R मीटर की दूरी पर स्थित है, ये R मीटर की दूरी पर स्थित है, एक बिंदु यहाँ पर P है। तो इस P वाले बिंदु को A से मिला देते हैं और इसी P वाले बिंदु को B से मिला देते हैं। यही हमारा रचना में भी लिखना पड़ेगा। जैसे रचना क्या लिख सकते हैं कि हम माना कि बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव
ए बी की लंब अर्धक रेखा है और r मीटर की दूरी पर स्थित है। माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों माइनस q तथा प्लस q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक E के कारण और एक E के कारण। अब यहाँ पर देखो, एक ये रेखा मान लो यहाँ पर निकलती है, एक ये रेखा जाती है, तो ये कोण जो है थीटा बनाता है, ये कोण थीटा बनाता है। तो अब इसके बाद हम आपको क्या लिखेंगे, जैसे कि त्रिभुज, देखो एक ये समकोण त्रिभुज है और एक ये समकोण त्रिभुज है, दोनों दो समकोण त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्योंकि दो समकोण त्रिभुज। तो हम कहते हैं कि त्रिभुज पी ए ओ में त्रिभुज ए ओ समकोण त्रिभुज पी ए ओ में पाइथागोरस प्रमेय से तो इसमें क्या कर्ण होता है, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इसमें कर्ण क्या है, पी ए स्क्वायर है, पी ए स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका मान तो यही है पी ए स्क्वायर। अब ए ओ का मान कितना है, ए ओ बराबर, जैसे ये पूरा 2l है तो ये इतना सिर्फ l होगा, ये इतना l होगा, तो दोनों जुड़कर 2l हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका मान l है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और पी ओ का मान जो है, पी ओ का मान r है तो यहाँ पर r रख देंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा वहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं। अब यहाँ पर वर्ग का चिन्ह हटेगा तो उधर रूट का चिन्ह आ जाएगा, ये रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दोनों में रूट है। अब इसको हम इसमें ऑप्शन ऑफ द फर्स्ट मान लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज पी ओ बी में लेते हैं, समकोण त्रिभुज पी ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से अब इसमें क्या लिख सकते हैं, पी बी स्क्वायर बराबर का पी ओ स्क्वायर प्लस का बी ओ स्क्वायर है। अब पी बी स्क्वायर का मान तो पी बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और पी ओ का मान है आर, और वहाँ पर स्क्वायर लगा, यहाँ पर स्क्वायर प्लस बी ओ का मान है एल, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। तो पी बी बराबर, यहाँ पर वर्ग का चिन्ह हटेगा, वहाँ पर रूट का चिन्ह आएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट आ गया। इसको हम ऑप्शन ऑफ द सेकंड मान लेते हैं, तो अब हम इसके बाद करने वाले हैं, अब बताएंगे कि अब पहले तो आप इसमें चित्र में देखिए, पहले हम लिखेंगे बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगी, और बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह E2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 60 में लिखते हैं, तो क्षेत्र की तीव्रता तो क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 बराबर होता है 1 बाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको पता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर होता है। अब यहाँ पर ये समझो आर ये है पी ए, तो यहाँ पर पी ए बराबर, यहाँ पर स्क्वायर है जिसे क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रहता है तो यहाँ पर रूट है, तो अगर रूट का स्क्वायर करेंगे, जैसे इधर देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम इसको बराबर का चिन्ह लगा करके 1/4πε0 इंटू क्यू बाई √r² प्लस का l स्क्वायर। अब इसको ऑप्शन ऑफ द थर्ड मान लो, समीकरण मतलब कि 3, इसको समीकरण 3 मान लिया। अब आगे चलते हैं, अब इसके बाद लिखेंगे कि हम लिखेंगे प्लस क्यू, यहाँ पर कौन सा लिखा 1/4πε0 इंटू क्यू बाई, यहाँ पर भी वही आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर का उधर रूट लगा, रूट का होल स्क्वायर करते हैं तो वहाँ पर वर्ग आ जाता है, इसको भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको ऑप्शन ऑफ द फोर्थ मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि E2 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर E1 बराबर
1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर बताएंगे कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाई, यहाँ पर क्यू अपान, जैसे कि आपको मैंने इसमें बताया, ये इसी वाले में ये देखो क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, यहाँ पर रूट था, यहाँ पर रूट था, रूट का होल स्क्वायर रूट तो आता नहीं है, यहाँ पर भी रूट है, रूट तो स्क्वायर का रूट आता नहीं, स्क्वायर करो तो रूट हट जाता है ना। तो क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो E2 बराबर, यहाँ पर ऑप्शन लगता है फोर्थ मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि लंबवत घटक में अगर इसको वियोजित करते हैं तो परिणामी तीव्रता जो होता है आती है, लंबवत घटक वियोजित करना है, परिणामी तीव्रता E बराबर E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मान 0 अंश होगा क्योंकि ये लंबवत घटक है। जब ये जो है लंबवत होंगी तो ये जो इनका मान होगा शून्य होगा, क्योंकि परिणामी तीव्रता लंबवत घटक दोनों सेम है ना, इसलिए इनका क्षैतिज घटकों में वियोजित करते हैं, क्योंकि शून्य हो जाएगा, ई शून्य हो जाएगा, ई बराबर यहाँ पर शून्य हो जाएगा, इसलिए इसको हम क्षैतिज घटकों में वियोजित करने पर क्षैतिज घटक में वियोजित करके हम परिणामी तीव्रता निकालते हैं। परिणामी तीव्रता जो है, परिणामी तीव्रता कितना होगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो अब E1 का मान जो होता है E1 और E2 मान एक है, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए कि अब इसको दोनों एक हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 2 cos थीटा इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लिख लिया। अब यहाँ पर cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा आधार मतलब कितना है, यहाँ पर देखिए आधार L है, इसका भी कर्ण वही है, इसका भी कर्ण वही है, तो ये आधार इसका भी वही, चाहे जो त्रिभुज लीजिए, चाहे ये वाला त्रिभुज लीजिए, चाहे वाला त्रिभुज लीजिए, तो cos थीटा आधार बटा कर्ण, आधार कितना है L बाई कर्ण का मान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए cos थीटा का मान रख देंगे यहाँ पर 2 गुणे L बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 2QL एक साथ में रख लेंगे, 2QL 4πε0 इंटू क्यू बाई 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रूट में है, और इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर कोई भी चीज़ रूट में होती है, से रूट में होती है तो कोई 1/2 ले लेते हैं, इंटू में 2 की पावर 1 लिखा होता है, तो ये अगर दोनों गुणन होते हैं, इनकी बराबर होते हैं, तो घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें जुड़ जाएगी 3/2 हो जाएगा। तो 2QL का मान P होता है, वैद्युत द्विगुण होता है, आपको पहले भी बता चुके कई बार, 4πε0 इंटू 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर ये वाले में देखिए, इसके बाद मैं ऊपर आपको बता दे रहा हूँ, इसमें जो है R इज ग्रेटर देन L, इसलिए हम L को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर बचता कितना, P/4πε0 इंटू 1/r स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये इससे कट जाता है। यहाँ पर भी बचेगा कितना, P/4πε0 इंटू 1/r³, इसको हम लिख सकते हैं बराबर का 1/4πε0 इंटू P/r³। यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो कि ये लिखा हुआ है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके आगे लीजिए। यही हमारा निरक्षीय रेखा की स्थिति है, इसी को हम कहते हैं।